बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्रिंसिपल यूजेज ऑफ द मेडिसिनल ड्रग्स। बेटे प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। बेटे हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास कौन सी मेजर जो है ना वो ग्रुप्स हैं मेडिसिनल ड्रग्स के, बड़े बड़े प्रिंसिपल ग्रुप्स जो हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जी अगर देखें आपकी बुक में तो 3-4 हैं, अगर आप एग्जैक्ट में फार्माकोलॉजी पढ़ो तो आपको काफ़ी सारे नंबर ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको वो बताए जा रहे हैं जो कॉमन डेली लाइफ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है बेटे उसका नाम है एनाल्जेसिक्स। क्या है? एनाल्जेसिक्स कहते हैं बेटे पेन किलर्स को। किसे कहते हैं? पेन किलर्स को। इसके अंदर बड़ी वैरायटी है। इसी के अंदर फिर फर्दर आगे जो है ना वो क्लासिफिकेशंस आती हैं कि ये सिंपल पेन किलर्स हैं, एनसेड्स हैं, या फिर जनाब ये नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, किस टाइप के एनाल्जेसिक्स हैं ये। ठीक है, एनाल्जेसिक्स मीन इसका मतलब कहता है कि जो पेन रिलीविंग मेडिसिन होती हैं, जो क्या होती हैं? पेन रिलीविंग लिख लो, ये रिलीविंग मेडिसिन जो हैं वो क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी मेडिसिन खाते हैं हम? पैनाडोल खाते हैं। पैनाडोल में एग्जैक्ट क्या होता है? पैरासीटामोल या फिर एस्प्रिन। ठीक है, ETC और भी काफ़ी सारी हैं हमारे पास पेन किलर्स, जैसे डिक्लोरान है, पोनस्टान है, ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं? ब्रूफेन है, ये इसी के अंदर आ जाती है सारी। क्लियर बेटे? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है आपकी बुक में दैट इज एंटीबायोटिक्स। बेटे क्या है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ, इसकी डिटेल मजीद भी आएगी दोबारा। बेटे एंटीबायोटिक्स जो है दीज आर यूज्ड टू रिटार्ड और किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या क्या कह सकते हैं पहले हम किल कह देते हैं, दे किल द बैक्टीरिया और रिटार्ड, क्या कर देते हैं? रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आगे जो बड़ी अहम बात है बेटे उस पर गौर करना है, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों की बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। रिटार्ड करना किसे कहते हैं? रोक देना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। उन मेडिसिन को हम क्या नाम देते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या नाम देते हैं? अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनसे रिलेटेड हमारे पास बेटे 3 टर्म्स हैं। एक होती है एंटीसेप्टिक्स। क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक्स। एक होती है जिनको हम ये एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं, और एक होती है हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स। क्या होती हैं? डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है बेटे, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स 3 होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं? एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स बेटे। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास एंटीसेप्टिक्स का। किसका है बेटे? एंटीसेप्टिक्स के बारे में हम कहते हैं कि दे क्या कह सकते हैं उसको? किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द ह्यूमन बॉडी। ऑन द इन की बात, यानी जितनी भी एंटीसेप्टिक्स होती हैं ये आउटसाइड द बॉडी अप्लाई की जाती हैं, ये इनसाइड द बॉडी अप्लाई, ये खाने पीने के लिए नहीं दी जाती। खाने पीने के लिए ये दे डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन, पॉसिबिलिटी जो है वो इन्फेक्शन की उसको कम कर देते हैं बेटे ऑन द स्किन। ऑन द ह्यूमन स्किन बोल दो या ऑन द स्किन बोल दो। अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि स्किन के ऊपर काम करेंगी। किस पे काम करेंगी? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर काम करेंगी, बॉडी के अंदर काम नहीं करेंगी कभी। अब एग्जांपल में क्या है? पायोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन का सोल्यूशन। क्या कभी वो पीते हैं हम? इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स तो खाते हैं लेकिन वो सोल्यूशन नहीं पीते। वो सोल्यूशन जख्मों पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वहाँ पे स्किन के ऊपर वो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन को क्या कर दें? कम। अब पायोडीन, आयोडीन का काम हीलिंग में नहीं है, जख्म नहीं ठीक करना उसने तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना है कि बैक्टीरिया ना आए। बाकी जख्म तो बेटा हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से ठीक होना है। कोई भी जख्म है हमारी बॉडी का वो तो हमारी बॉडी की इनबिल्ट एबिलिटीज़ हैं, उन्होंने बॉडी ने खुद ठीक करना है उसको। लेकिन वो हेल्प किस तरह करेगा? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देगा वहाँ पे, बैक्टीरिया की।
तो उस मेडिसिन को हम क्या नाम दे देते हैं? एंटीसेप्टिक्स बेटे। क्या नाम देते हैं? फिर है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किल करती हैं या रिटार्ड कर देती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन और इन, बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर। डिफरेंस पता चला बेटे? एंटीसेप्टिक्स सिर्फ स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स मे रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन इन या ऑन द बॉडी, बॉडी के अंदर भी या इन भी और ऑन भी। क्लियर? फिर है डिसइंफेक्टेंट्स। क्या है? डिसइंफेक्टेंट्स बेटे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसके ऊपर होते हैं वो? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको क्या किया जाता है? किल। जैसे आजकल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, तो हमारे अब वो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो डिसइंफेक्टेंट वो किस में आएगा? एंटीसेप्टिक्स में आएगा। किस में आएगा? लेकिन डिसइंफेक्टेंट में क्या कि कोई नॉन लिविंग थिंग की एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल आप जो है वो नाई की दुकान पे जाते हो तो वो शेव करने से पहले जो शेविंग ब्लेड है उसको जो है ना वो डिटोल से साफ करता है, डिटोल लगाता है। व्हाट इज डिटोल? डिसइंफेक्टेंट है। यहाँ पे किस में आ रहा है? नो डाउट एंटीसेप्टिक में भी आता है, वो डिसइंफेक्टेंट भी है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जो है ना वो मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं तो फिनोल डालते हैं, फिनाइल के नाम से। फिनोल क्या है? डिसइंफेक्टेंट है कि जो जरासीम वगैरह, जर्म्स वगैरह हैं फर्श के ऊपर वो भी मर जाएं। ठीक है, इसी तरह बहुत सी ऐसी बेटे चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कटलरी बॉक्स जितना भी है उनका, जो भी उनके जो है ना वो ऑपरेशन के आलात हैं, आलात जराही जिनको बोलते हैं, वो सारे के सारे उनको साफ़ किया जाता है बाय डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस। बाय उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, गैसेस भी हैं कि आपने किस तरह डिसइंफेक्ट करना है। तो बेटा ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, कंफ्यूज नहीं करना एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स को। एंटीसेप्टिक्स और चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स वापस आ जाओ। एनाल्जेसिक्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये बैक्टीरिया को मारेंगी या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी बेटे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है? सिडेटिव्स है बेटे। क्या है? सिडेटिव्स है। कैसी मेडिसिन है? सिडेटिव्स है बेटे। बेटा ये जो सिडेटिव्स हैं दे इंड्यूस सिडेशन, दे इंड्यूस, दे काज सिडेशन। सिडेशन कहते हैं सुला देना किसी बंदे को, ऊंग ले आना, नींद ले आना। बहुत से लोग हनूदगी, एग्जैक्ट हनूदगी, तो हम कहते हैं सिडेशन, दे काज सिडेशन, दे काज सिडेटिव मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बंदे को सुला देती हैं, बंदे को। अक्सर लोग सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं, खाते नहीं खाते? खाते हैं। किसी की एग्जांपल दो। स्लीपिंग पिल, कोई एग्जांपल दो। एल्प्राजोलाम होता है इसमें। अब ये जितने भी हमारे पास आप पढ़ोगे वर्ड आएगा बेंजोडायज़पीन्स, बारबिचुरेट, बारबिचुरेट्स का वर्ड आया था पहले। तो ये सारी वो मेडिसिन हैं जो बंदों को सुलाने के काम आती हैं। ठीक है, सिडेट कराते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देती हैं? हम पता नहीं था, बस कौन से पढ़े हैं बस। ठीक है, टोन हो जाते हैं ऐसे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वैक्सीन्स बेटे। क्या है? वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में आप वेल अवेयर हो। आपको पता है वैक्सीन बीमारी आने के बाद की जाती है पहले बेटे। वैक्सीन्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं? जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी पैदा करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या बनाती हैं? अगेंस्ट द बेटे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, अगेंस्ट द बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के खिलाफ या फिर वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ जो है वैक्सीन्स काम करती हैं। ये नहीं है कि एक बंदे को बीमारी हो गई है फिर उसको वैक्सीन करें, नहीं। उस कंडीशन में वैक्सीन हमेशा बीमारी का सीजन आने से पहले। बात समझ आ रही है? तो वैक्सीन्स ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जगाती हैं, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती हैं। कैसे? बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनवा देती हैं अगेंस्ट द वायरल, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस, अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड। आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ वैक्सीन्स होती हैं, तो बैक्टीरिया के खिलाफ या वायरसेस के खिलाफ। यहाँ तक बात समझ आई? अब दो साइड बॉक्स और भी है बेटे। एक में आपको पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में बताया, और दूसरे के अंदर बेटे आपको स्टीराइल सर्जरी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? तो सबसे पहले हम जो पहला साइड बॉक्स है वो देख लेते हैं। उसमें सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में है कि अगर हम देखें एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बारे में, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द पेनिसिलिन, जिसने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक हमें दी,
दैट वाज पेनिसिलिन। अब इसकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है ना वो एज सच ये पेनिसिलिन पे काम नहीं कर रहा था, एक्चुअली ये बैक्टीरियल कल्चर पे काम करता था अपनी लैब में। तो डिफरेंट जो है ना वो बातें सामने आती हैं कि ये अपनी लैब में काम करता था, तो ये पेट्री डिश के अंदर, पेट्री डिश होती है छोटी सी, सॉरी चाइना डिश होती है, तो बल्कि पेट्री डिश कहते हैं उसको, ये जो जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं ना वो पेट्री डिश होती है। चाइना डिश जो है ना वो थोड़ी सी दूसरी होती है। तो पेट्री डिश के अंदर ना ये बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं हम लैब्स के अंदर, जब उनका कल्चर करवाते हैं तो वो बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं ना पेट्री डिश के ऊपर, जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही उसके ऊपर जो है ना ऐसे जमे बैक्टीरिया की पूरी लेयर आ जाती है, बैक्टीरिया की पूरी। तो हम देख लेते हैं, अच्छा ये जैसे आप घर में वो वैक्सीन्स वगैरह यूज़ करते हो, सॉरी बेटे ये जो वैसलीन यूज़ करते हैं ना हम घरों में, तो वैसलीन लाइक ही हम उसके लिए ना, वैसलीन तो नहीं होती, उसका हम एगर मीडियम बनाते हैं, स्टार्च बना के, जैसे आटा गूंथते हो आप घर में, वैसे हम उनके लिए जो है ना वो स्टार्च पानी में डाल के उसको थोड़ा सा बॉयल करते हैं, तो वो एक जैसे सूप बन जाता है, तो ऐसे हम उनके लिए मिक्सचर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो उसने वो पेट्री डिश रखी हुई थी तो कहते हैं कि उसके कमरे का रोशनदान खुला था, तो वहाँ से कहीं छोटा सा माल्टे का छिलका जो है वो उड़ता हुआ आया हवा के ज़रिए, और उस माल्टे के छिलके ऊपर ना फंगस ग्रो की हुई थी जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था, वो आके उसके ऊपर गिर गया। अब उसके ऊपर फंगस लगी हुई थी, तो जहाँ पे वो गिरा उसके करीब करीब ना पूरा एक गोल सर्कल बन गया, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किए। बाकी पूरी पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो किए हुए, जहाँ पे वो फंगस गिरी हुई थी उसके करीब करीब बैक्टीरिया की ग्रोथ। उसने कहा ज़रूर ऐसी कोई चीज़ थी इसके अंदर जिसने मेरे बैक्टीरिया को क्या किया है, किल किया है, बैक्टीरिया को क्या किया है, या उनको यहाँ पे ग्रो करने से रोका है, रिटार्ड किया है। तो फिर उसने वो अपनी जो काम कर रहा था उससे हट के उसने जब वो जो है ना उसके बारे में, फंगस के बारे में रिसर्च की, तो उसको पता चला कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, तो वो फंगस पेनिसिलिन बनाती है। क्या बनाती है? तो वो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया को। तो वहाँ से हमारे पास डिस्कवरी हुई, तो इसने जो है ना वो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। और इसके अलावा जोसेफ लिस्टर इंग्लिश जो है ना वो सर्जन था, उसने पहली स्टीराइल सर्जरी जो है वो बेटे इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि उससे पहले जो सर्जरी होती थी उस सर्जरी में बहुत से लोग मर जाते थे। मिसाल के तौर पे किसी की हड्डी पसली टूटी है, वो उसकी वजह से नहीं मरा, जब उसकी सर्जरी करते थे, कट लगाते थे उसको, उस कट में इन्फेक्शन हो जाता था, कट में, यानी जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं होते थे, वो पाक नहीं होते थे, उनको बैक्टीरिया लगे होते थे। आपको पता बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन फैल जाता था, तो वो उनकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह अब बहुत सी माएँ जो ऑपरेट से जिनके बेबी पैदा होते थे, जिसको सी सेक्शन कहते हैं, तो उनकी भी बहुत से ऐसे होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक केमिकल डिस्कवर किया। डिस्कवर करने से मुराद केमिकल तो था, उसने कहा अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने से पहले उस जगह को या उन इंस्ट्रूमेंट्स को धो लें, साफ़ कर लें बाय कार्बोलिक एसिड। किसके ज़रिए बेटे? कार्बोलिक एसिड जो है, और कार्बोलिक एसिड आपने पढ़ा होगा, इसको फिनोल भी कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? फिनोल। ये कार्बोलिक एसिड है। तो कार्बोलिक एसिड से अगर हम उसको डिसइंफेक्ट कर लें तो फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। फिर बाद में हमें पता चला, तो तब तक तो हम जो सर्जरी करते थे फिर स्टीराइल सर्जरी इसी से करते रहे हैं। स्टीराइल का मतलब बैक्टीरिया से पाक, स्टीराइल का मतलब, स्टीराइल का बेसिक मतलब होता है कि अनएबल टू रिप्रोड्यूस, कि वो बैक्टीरिया अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते, बैक्टीरिया अपनी तादाद। तो जब जख्म को साफ़ कर देते थे वो कार्बोलिक एसिड से और इंस्ट्रूमेंट को भी साफ़ करते तो फिर इन्फेक्शन नहीं होता था, तो सक्सेसफुल सर्जरी होती थी। बाद में हमें पता चला जब मॉडर्न रिसर्च हुई कि ये कार्बोलिक एसिड हमारी स्किन के सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करता है, इसलिए फिर अब हम इस कार्बोलिक एसिड को स्किन के ऊपर तो अप्लाई नहीं करते, लेकिन दूसरी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर हम कार्बोलिक एसिड डाल के इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अभी भी अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बैक्टीरिया की जो है ना वो डिसइंफेक्शन के अंदर या फिर उनकी किलिंग के अंदर। फिर नीचे बेटे थिंग्स टू रिमेंबर है, ये एक दफ़ा रीड कर लेंगे हम कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो मेडिसिन हम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लेते हैं बेटा। प्रिंसिपल यूजेज ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन। बेटे दो चीज़ों के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे और मोड ऑफ कि ये मेडिसिन किस तरह काम करती हैं हमारी बॉडी में, तो उनकी बेस पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कह देते हैं। सबसे पहले एनाल्जेसिक्स हैं, पेन किलर, रिड्यूस द पेन, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक्स हैं, इनहिबिटर, किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, टेट्रासाइक्लिन्स, फेलोस्पोरिन, ये एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं। सीडेटिव्स इंड्यूस सीडेशन इंड्यूस बाय रिड्यूसिंग द इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। आप एलप बता रहे थे, उसके अंदर एल्प्राजोलाम, यहाँ डायज़ेपाम लिखी हुई है।
काफ़ी सारी पूरी क्लास है, डायज़ेपाम, ब्रोमेज़ेपाम, अल्प्राजोलम, ये सारी इसी में आ जाती हैं, ज़ेपाम वाली सारी। वैक्सीन्स आर यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वैक्सीन्स अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, वायरल डिजीज़ है, whooping cough, हेपेटाइटिस, ETC, इन तमाम के खिलाफ जो बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो उनके खिलाफ हम वैक्सीन्स बनाते हैं। साइड बॉक्स देखें, एंटीसेप्टिक्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन द स्किन, एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल द बैक्टीरिया विद इन और ऑन द, disinfectants destroy the microorganism found on the living organisms या नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद लिविंग नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स लिखा हुआ है। फिर बॉक्स है बेटे, उनके अंदर हमारे पास सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, was Scottish biologist, he discovered the antibiotic penicillin from the fungus। उस फंगस का क्या नाम था? Penicillium notatum, for which he was awarded by the Nobel Prize in 1945। Joseph Lister was an English surgeon, he promoted the idea of the sterile surgery। बेटे किसका आइडिया प्रमोट किया? For the first time he introduced carbolic acid to sterile surgical instruments and clean the things to remember है बेटे। medicines can help you feel better, but if the medicines are taken incorrectly then they are actually they can actually make you feel worse। अगर आप मेडिसिन को सही इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप सही होने की बजाय बीमार हो जाओगे, ठीक होने की बजाय बीमार हो जाओगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज चेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन स्लिप एंड मेक श्योर दैट यू टेक द डोजेज ऑफ द मेडिसिन स्ट्रिक्टली एज योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आप वैसी मेडिसिन खा रहे हो जैसे उसने लिख के दी है या अपनी मर्जी कर रहे हो। ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन द मेडिसिन पैक, द एक्सपायर मेडिसिन में प्रूव पॉइजनस। जो एक्सपायर मेडिसिन हैं वो पॉइजनस साबित भी हो सकती हैं, वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में काज कर सकती हैं। वो आपके एक्सपायर मेडिसिन आपके लीवर को, आपकी किडनीज को डैमेज भी कर सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी, इवन के डेथ भी हो सकती है। नेवर टेक मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर समवन एल्स। ये नहीं है कि घर में एक बंदे को नज़ला खांसी हुआ, उसको डॉक्टर ने दवाई दी, अब आपको नज़ला खांसी हो गया, आपने वही दवाई खाना शुरू कर दी। यानी कि वो दवाई डॉक्टर ने उसकी अलामत को देख के दी थी लेकिन आपने वही मेडिसिन खाना शुरू कर दी, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सम मेडिसिन कहते हैं कि इवन इफ़ यू थिंक यू हैव द सेम मेडिकल प्रॉब्लम, अगर आपको ये भी पता चले ना कि मुझे भी सेम मसला है तो मैं भी सेम दवाई खा लूँ, तो फिर भी नहीं खानी चाहिए जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। नेवर टेक मेडिसिन, ये बात होगी। सम मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स मस्ट बी टेकन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। बेटे ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, हर एंटीबायोटिक का डिफरेंट एक कोर्स होता है। अगर आप उतने दिन वो नहीं खाते, आप 1-2 दिन मेडिसिन खाते हो, आप ठीक होना शुरू होते हैं, आप कहते हो नो आई एम फीलिंग बेटर, आप ठीक हो, तो आप स्किप कर देते हो मेडिसिन की डोज, ये छोड़ ही देते हो एंटीबायोटिक को। आप हफ्ते 15 दिन बाद दोबारा बीमार हो जाते हो। तो अब अगर पहले वो 3 दिन आपने दवाई खाई, आप ठीक हो गए थे, अब वही दवाई दोबारा खाओगे तो अब आप ठीक हो सकता है 1-2 दफ़ा ठीक हो जाओ, फिर दोबारा छोड़ोगे तो फिर अगर अगली दफ़ा इन्फेक्शन होगा तो फिर वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया के ऊपर काम। तो जो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज है उतने दिन खानी चाहिए मस्ट। ये नहीं है कि डॉक्टर ने 7 दिन की लिखी, आप 3 दिन में ठीक हो गया, आपने अगले 4 दिन की छोड़ दी, गलत बात। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं अदरवाइज ये बात लिखी हुई है, मेक श्योर यू टेक द मेडिसिन फॉर द स्टेटेड टाइम, अदरवाइज द प्रॉब्लम में कम बैक अगेन, दोबारा आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑलवेज चेक योर डॉक्टर बिफोर यू स्टॉप टेकिंग अ मेडिसिन आर कंसिडर अ न्यू ट्रीटमेंट। तो हमेशा अपने डॉक्टर से जो है ना वो कंसल्ट करो, या मेडिसिन रोकने के लिए भी या नई मेडिसिन शुरू करने के लिए भी। सम मेडिसिन आर नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो ठीक नहीं होती, एंड दीज आर द स्पेशल चिल्ड्रन डोजेज फॉर द मैनी मेडिसिन। देखें बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बड़ों को पूरी टैबलेट खिला देते हैं, लेकिन बच्चों को वो पूरी डोज, अगर बड़े को कहा है उसने कि आपने इस सिरप के 3 चम्मच पीने, 2 चम्मच पीने, तो इसका मतलब छोटे ने भी 2 चम्मच, उसके लिए उसकी डोज की एडजस्टमेंट लाजमी है। तो वो मेडिसिन जो बड़ों को दी जाती हैं वो एज सच उठा के छोटे बच्चों को, और बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो बड़ों को दी जाती हैं, छोटों को बिल्कुल भी ना, थोड़ी डोज में भी नहीं दी जाती, ठीक है। अच्छा जी, डू नॉट टेक मेडिसिन इन द डार्क, अंधेरे में मेडिसिन ना लें। क्यों ना लें? कि आपके नाक में चली जाएगी मेडिसिन, हाँ, पता नहीं चलेगा कि आपने मेडिसिन खाई है या कोई और चीज़ खाई है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। इफ़ योर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आर क्रूशियल फॉर योर हेल्थ एंड लाइफ, कैरी मेडिसिन अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो फिर दौरान सफ़र आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो दवाइयाँ अपने साथ रखें। दवाइयाँ अपने, जैसे एस्थमा के पेशेंट है, किसी भी वक्त भी एस्थमेटिक अटैक हो सकते हैं, तो इनहेलर उनको अपने साथ। तो ये एक एग्जांपल दी। कैरी मेडिसिन एंड डोजेज इंस्ट्रक्शन विद यू व्हेन एवर यू आउट ऑफ द होम। ऑलवेज कीप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ आती है उठा के मुँह में डाल लेते हैं। डू नॉट यूज़ द मेडिसिन इफ़ देयर आर साइंस ऑफ द टेम्परिंग, आप मेडिसिन इस्तेमाल ना करो अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल किए तो आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ रही हैं। इन्फॉर्म योर फार्मासिस्ट आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेडिसिन अबाउट इट। टेम्परिंग का मतलब ये वर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपको जो है ना वो एलर्जी हो रही है उससे, या आपको जो है ना वो हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, कुछ भी ऐसा हो रहा है,
तो फिर आप डॉक्टर को या अपने फार्मासिस्ट को बता सकते हो कि ये मेडिसिन खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।